हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास प्रैक्टिस अ की ऑफ सक्सेस। तो जैसे कि हम आज अपने रियल एनालिसिस की पहली क्लास शुरू करने वाले थे, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो क्या है। तो चलिए पहले फटाफट रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रियल एनालिसिस में सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। उसके बाद आता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, फिर सीरीज ऑफ रियल नंबर, फिर फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, और लास्ट में आता है आपका मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारा था सेट थ्योरी। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेट थ्योरी पर। तो चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं कि जो सेट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो सेट है वो हमारे मैथमेटिक्स से सारी ब्रांचेज में जो है सेट थ्योरी का यूज किया जाता है, और इस कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट है जॉर्ज कैंटन ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। मतलब एक कलेक्शन होगा जो कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा, तभी उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कलेक्शन ऑफ पेन्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेन्स ये एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमको कलेक्शन बनाना है किसका? पेन्स का बनाना है। अगर आप एक पेंसिल लेते हैं तो वो हमारे कलेक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि वो पेन नहीं है। यानी कि एक वेल डिफाइंड है कि पेन के अलावा इस कलेक्शन में और कोई चीज नहीं आ सकती है। इसलिए ये जो कलेक्शन है वो क्या बनेगा? एक सेट बनाएगा। उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल देखें, कलेक्शन ऑफ मैथमेटिशियंस, तो यहाँ पर जो हम कलेक्शन बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिशियंस का कलेक्शन बनाएंगे, ना कि डॉक्टर्स को इस कलेक्शन में तो शामिल नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कोई फिजिशियन होगा वो भी इस कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। यानी कि हमारा जो कलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? मैथमेटिशियंस का होगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये भी क्या बनाएगा? हमारा सेट बनाएगा। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स जो है वो भी क्या बनाएगा? एक सेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जहां पर हमको सिर्फ क्या लेना है? इवन नंबर्स लेना है। अगर हम कोई ऑड नंबर लेते हैं तो वो हमारे सेट में बिलोंग, हमारे कलेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसके बिना हम सेट की डेफिनेशन नहीं दे सकते। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि अगर हम कोई सेट बना रहे हैं और उसमें कोई एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो हमको एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है, हम किसी एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉर्मल कोई सेट दिया हुआ है ABCA, ठीक है, तो इस सेट में यहाँ पर जो एलिमेंट है A 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम अपना सेट बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। यानी कि जो हमारा सेट होता है वहां पर एलिमेंट जो है डिस्टिंक्ट फॉर्म में आते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि कौन सा जो कलेक्शन है आपका सेट फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक कलेक्शन बनाए, कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथमेटिक्स बुक्स की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बुक्स का कलेक्शन बनाए तो हमको पता है कि हमको वहाँ पर जो बुक्स रखनी है वो सिर्फ मैथमेटिक्स की रखनी है, तो वो जो होगा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। आप साइंस की या इंग्लिश की बुक जो है उस कलेक्शन में नहीं रख सकते। लेकिन अगर बात करें बेस्ट मैथमेटिक्स बुक्स की, तो यहाँ पर जो वर्ड है बेस्ट, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बेस्ट हम मैथमेटिक्स की बुक्स की बात कर रहे हैं तो रियल एनालिसिस की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, मॉडल अलजेब्रा की बहुत सारी आपके पास बुक्स हैं। किसी को रियल एनालिसिस लगता हो, अच्छा लगता होगा, तो रियल एनालिसिस की मलिक की बुक है, रूडीन की बुक है, और बहुत सारी बार्टले की बुक है। ठीक है, तो इसमें से किसी को मलिक की अच्छी लगती होगी तो वो उसके लिए बेस्ट होगी, किसी के लिए बार्टले की बुक बेस्ट होगी। तो यहाँ पर जो बेस्ट की डेफिनेशन है वो अलग अलग है, और आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस कलेक्शन में हमको कौन सी बुक रखना है जो बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो कलेक्शन हम बना रहे हैं बेस्ट मैथमेटिक्स बुक्स की, तो ये जो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है बेस्ट ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये जो कलेक्शन है वो सेट फॉर्म नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर दूसरा एग्जांपल देखें कलेक्शन ऑफ बैड फुटबॉल प्लेयर्स की, तो बैड फुटबॉल प्लेयर्स तो अलग अलग लोगों के लिए, जो बैड फुटबॉलर होंगे वो अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है, और इसलिए ये जो कलेक्शन है वो भी आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने सेट और कलेक्शन में डिफरेंस तो देख ही लिया होगा। सेट कब बनता है हमारा? जब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। मतलब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं
और वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तभी वो हमारे सेट का एलिमेंट बनता है, अदरवाइज वो सेट का एलिमेंट नहीं बनता है। तो सेट और कलेक्शन में डिफरेंस तो हो गया। अब चलिए ये देखते हैं कि जो सेट का नोटेशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सेट का नोटेशन है। एस कोई सेट है, सेट को हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जहां पर करली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोई एलिमेंट आता है जो कि इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जहां पी एक्स क्या है, आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी या कोई रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग ही इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो डिफाइन होंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे, एस इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट x सेटिस्फाइड दिस प्रॉपर्टी। तो अगर x इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तभी वो सेट का एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, मैथमेटिशियंस की रखना है, अगर हम कैंटर लेकर के आते हैं तो कैंटर एक मैथमेटिशियंस है जो इस प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो मैथमेटिशियन है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी, एक रूल है जिससे ये सेट बनेगा। तो कैंटर एक मैथमेटिशियन है तो वो इस सेट में बिलोंग करेंगे। इसके बाद अगर न्यूटन की बात की जाए तो वो एक फिजिशियन है, वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सेट आपको समझ में आ गया होगा, करली ब्रेसेस के अंदर हम सेट को लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो सेट को लिखने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, किस किस तरीके से हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है। ठीक है, तो सेट जो होता है वो ऑलवेज इंग्लिश के जो है कैपिटल लेटर से जो है डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड, कैपिटल लेटर जब हम लेते हैं तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही अगर सेट के एलिमेंट की अगर बात की जाए तो एलिमेंट जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे बढ़ें और कुछ वर्ड्स पर कुछ सेंटेंस देखें कि वो सेंटेंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको लिखा है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए, एक्स इज इन ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये सारी चीजें जो है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है कि एक्स आपके पास कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है हमारे सेट ए से। ठीक है, ये जो वर्ड है बिलोंग्स टू, ये दिखाता है कि जो x है वो एक एलिमेंट है ए का, या x मेंबर है ए का, या x ए में है, या x बिलोंग करता है ए में। ठीक है, इसके साथ अगर इसका नेगेशन देखें कि कब कोई एलिमेंट जो हमारे सेट का एलिमेंट नहीं होगा, तो x इज नॉट बिलोंग्स टू ए अगर बोलें तो x इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 हमारा कोई सेट है तो यहाँ पर अगर हम 1 बात करें तो 1 हमारा एक एलिमेंट हो गया, और ये सेट अगर ए है तो ये बिलोंग करता है किसमें, हमारे सेट में। और अगर बात करें 4, एक एलिमेंट ले लिए और इसकी बात करें तो अगर हमारे सेट में ये बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो सेट में 4 नहीं आता है तो हम लिखते हैं 4 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये एक कुछ टर्म्स हैं जो हम किसी एलिमेंट को किसी सेट में दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, x इज अ मेंबर ऑफ ए, x इज इन ए और x बिलोंग्स टू ए रिप्रेजेंट दैट x इज अ एलिमेंट ऑफ ए। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो सेट्स है उनको जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला जो होता है वो रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड कहलाता है, और दूसरा जो मेथड है वो प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो देखते हैं कि ये 2 मेथड्स में सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम पहला लेते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमको सेट बनाना है सेट ऑफ वॉवेल्स, तो यहाँ पर जो रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सेट है उसके सारे एलिमेंट को एक लिस्ट के फॉर्म में करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। तो वो जो हमारा क्या होता है, लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम सेट के एलिमेंट्स को एक लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवेल्स अगर हमको लिखना है तो हम एक सेट बनाते हैं जिसमें हम सारे वॉवेल्स लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवेल्स हैं, इनका हम कलेक्शन बना दिए तो ये बन गया आपका टेबुलर मेथड। उसके बाद अगर बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो हमको एक सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर्स आने चाहिए। कैसे, लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे, एक सेट बनाते हैं, सेट का कोई भी नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक सेट लेते हैं ए जिसमें नेचुरल नंबर्स लेना है जो लेस देन 5, तो यहाँ पर भी हम सारे नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे होंगे उनकी लिस्टिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 लेस देन 5 बोला इसलिए 5 इसमें जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म
रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, जिसमें सारे एलिमेंट्स की क्या कर देते हैं, लिस्टिंग कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड में जाते हैं कि जो प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म होता है। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम सेट के सारे एलिमेंट्स को जो है नहीं लिख सकते हैं, तब हम प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो अगर हम इसी एग्जांपल को लेकर के चले सेट ऑफ वॉवेल्स, तो इसको प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखेंगे, हम एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, एक एलिमेंट होगा, ये एक्स जो है वो हमारा क्या एक वेरिएबल है। ठीक है, जो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एक्स इज अ वॉवेल। ठीक है, इसमें वही सारे एक्स आएंगे जो कि क्या हो, वॉवेल। इस एक्स को आप अंग्रेजी का लेटर मत समझ लीजिएगा, ये एक वेरिएबल एज अ वेरिएबल हमने लिया है। ठीक है, तो x इज अ वॉवेल, तो जब जब x वॉवेल होगा तब तब वो स्टेट में बिलोंग करेगा। अगर a लेते हैं तो a x की जगह, x एक वेरिएबल है, उसकी जगह अगर a उठा है, a वॉवेल है तो वो सेट में जाएगा, b वॉवेल नहीं है, सेट में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो ये है प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड होता है, जिसमें हम प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड अगर बना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, अगर हम ये सेट लिए, हम इसमें भी वही करेंगे, एक वेरिएबल लिए, ये एक एलिमेंट का काम करेगा। कैसे एलिमेंट, नेचुरल नंबर लेने, तो सबसे पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा कि x हम कहाँ से ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। एंड और वो कैसा होगा कि जो x है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 5। तो जब जब आप नेचुरल नंबर लेते हैं और वो 5 से छोटा होता है तो वो आपके सेट का एलिमेंट होगा, और जैसे ही वो 5 के बराबर या 5 से बड़ा होता है तो वो इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके पास दो मेथड है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो सेट का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट को किस किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपका आता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट किसे कहेंगे, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो आपका क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको और क्या कहते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं या फिर नल सेट कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट या नल सेट भी कहा जाता है। एक ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट नहीं रखता, उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, या तो आप इसको सिंपली फाई लिखते हैं या एक कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं जो कि कैसा होता है, खाली होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, एम्प्टी सेट का। कई बार आप लोग इसे किस तरीके से लिख देते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फाई लिख देते हैं, तो ये जो है आपका एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। तो एम्प्टी सेट को सिर्फ दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप सिंपली फाई लिखिए या तो सिंपली एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस बनाइए। अगर आप ये नोटेशन लिखते हैं तो ये गलत होगा। तो एम्प्टी सेट समझ आ गया जिसमें के पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल तो एक ऐसा सेट जो सिंगल एलिमेंट रखता है। सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें एक सेट बनाते हैं ए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये कहलाएगा आपका सिंगलटन सेट। इसके बाद अगर बात करें बी की, तो बी एक कैसा सेट है, ये जो नोटेशन x बिलोंग्स टू r, आप चाहे तो इसको सच दैट के इधर भी दे सकते हैं और चाहे तो इधर भी। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r यानी कि x कैसा है आपका एक रियल नंबर है, और वो भी कैसा, सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x कोई रियल नंबर लेना है जो क्या करता हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व किया जाए तो x इज इक्वल टू क्या आता है, -2 आता है। यानी कि सेट में सिर्फ और सिर्फ -2 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ये सेट भी आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट क्या होता है। तो हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की, जो कि है यूनिवर्सल सेट। तो देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट कंसीडर एज सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स, यानी कि हम जितने भी सेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेट के क्या होते हैं, सब सेट होते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्कशन में। तब वो जो एक सुपर सेट होता है सारे सेट्स का, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल जब हम रियल एनालिसिस की स्टडी कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम जितने भी सेट्स की बात कर रहे होंगे वो रियल नंबर के सेट से लिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो रियल नंबर का सेट होगा हमारे रियल एनालिसिस की स्टडी में वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। सिमिलरली जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा वो हमारे लिए
यूनिवर्स सेट का काम करेगा। और यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सेकंड नाम है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। कभी कभी यूनिवर्सल सेट को हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आज आपको ये अच्छा लगा हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपने कुछ भी चीज़ मेरे इस वीडियो से सीखी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई इस वीडियो के बाद भी कंटिन्यू चलती रहे और आप अपने माइंड में इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहें। तो चलिए आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देते हैं जिसे आप घर में बैठ करके बनाइएगा कंटिन्यू, ताकि आपकी पढ़ाई होती रहे। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए और इसे बनाइए। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके करेक्ट जो आंसर होंगे वो बताऊंगी और इसके साथ ही हमारा जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस है वो बढ़ेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कुछ भी थोड़ी सी भी चीज़ सीखी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अपने आगे के वीडियो और भी बेहतर करते जाऊँ। थैंक यू।